जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन पढ़ेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे हुई थी। राजतंत्र में जो सत्ता होता है केंद्र में रहता है केवल, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता को साझेदारी के साझेदारी मतलब बांटा जाता है हर राज्य में, हर राज्य को थोड़ी थोड़ी शक्ति दी जाती है। उसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन का स्वरूप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन है किन आधार पर होता है। सबसे पहले क्षेत्रीय भावना, क्षेत्रीय भावना के आधार पर। जैसे बिहार हो गया, यहाँ पर बिहारियों का ज़्यादा वर्चस्व रहेगा, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर तमिलों का ज़्यादा वर्चस्व हो जाएगा। गुजरात हो गया, यहाँ पर गुजरातियों का ज़्यादा वर्चस्व रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि गुजरात में बिहारी नहीं जाएंगे, लेकिन वर्चस्व गुजरातियों का ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया क्षेत्रीय भावना के आधार पर। यहाँ वहाँ के लोग चुनाव लड़ेंगे जीत जाएंगे, यहाँ के लोग वहाँ अगर चुनाव लड़ेंगे हार जाएंगे। यही हुआ क्षेत्रीय भावना, ठीक है। आगे देखिए नस्ल या रंग के आधार पर काला गोरा, काला गोरा का जो भेद होता है, छोटा है, लंबा है, बड़ा है, मोटा है, ये सब के आधार पर नस्ल या रंग के आधार पर राजनीतिक विभाजन का स्वरूप होता है। तीसरा है भाषा के आधार पर। भाषाई आधार पर सामाजिक विभाजन का स्वरूप होता है। भाषाई विभाजन कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए जहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है, वहाँ पर अगर अंग्रेजी वाला ही वहाँ पर कोई चुनाव होगा, वहाँ पर अंग्रेजी वाला ही जीतेगा, ठीक है ना। वहाँ पर हिंदी वाला नहीं जीतेगा। जहाँ पर तमिल हो रहा है वहाँ पर मराठी वाला नहीं जीतेगा। जहाँ जैसा है वैसे ही भाषाई आधार पर यहाँ पर बांटा गया, ठीक है। अगला देखिए धर्म, जाति, लिंग और संस्कृति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सब क्षेत्रीय भावना है। आप वहाँ पर जाकर के रस बस जाएंगे, हो जाएगा। नस्ल हो जाएगा। भाषा भी आप सीख सकते हैं, लेकिन धर्म जाति लिंग और संस्कृति है। इसके आधार पर अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा भेदभाव इससे होता है। और सामाजिक विभाजन सबसे ज़्यादा यही किया है। धर्म, अलग अलग धर्म, जाति, लिंग और संस्कृति। आपकी संस्कृति कुछ और, हमारी संस्कृति कुछ और है, ठीक है ना। ऐसे धर्म जाति लिंग और संस्कृति, ठीक है ना, इसके आधार पर बटा गया। आगे देखिए सामाजिक भेदभाव एवं विभेद की उत्पत्ति। सामाजिक भेदभाव जब इतना हो गया तो समाज में भेदभाव ही होगा। तो भेदभाव देखते हैं कैसे होता है और विविधता की उत्पत्ति कहाँ से होती है। पहला है जन्म आधारित विभाजन। जन्म आधारित विभाजन का मतलब है किसी का कोई लड़का है, जो कार्य पिताजी कर रहे हैं वही काम वो लड़का करेगा, ठीक है ना। जैसे जो कोई लड़का है, कोई व्यक्ति है ब्राह्मण है, उसका लड़का होगा ब्राह्मण। कोई व्यक्ति क्षत्रिय है, उसका लड़का होगा क्षत्रिय। जो काम कर रहा है वही काम करेगा। ये हुआ जन्म आधारित विभाजन। दूसरा है धर्म परिवर्तन। कुछ लोग धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस्लाम में कोई है, वो अगर हिंदू धर्म में आना चाहता है, सनातन में आना चाहता है, ये हो गया धर्म परिवर्तन। कोई सनातन का है, इस्लाम धर्म में जाना चाहता है, धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन के आधार पर, धर्म परिवर्तन और जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव और विभेदिया दो प्रकार से की जाती है, ठीक है। आगे देखिए सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सामाजिक विभाजन देखते हैं। सामाजिक विभाजन का मतलब है कि सामाजिक विभाजन अन्य अंतरों से सबसे बड़ा हो जाता है। सामाजिक विभाजन अन्य अंतरों में सबसे बड़ा हो जाता है। इसमें जो सवर्ण होते हैं और दलित होते हैं, दलितों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि दलितों को लगने लगता है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें दलितों को लगने लगता है। और सवर्ण इस दलित को इतना प्रताड़ित करते हैं कि लोग इनको लगने लगता है कि हम कुछ अलग हैं, हम इन जैसा नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाता है सामाजिक विभाजन। और देखिए सामाजिक विभिन्नता होती है जाति, धन और वर्ण के आधार पर होती है। जाति हो गया, धन हो गया, अमीरी गरीबी हो गई, वर्ण हो गया, ठीक है ना। वर्ण के बारे में आगे पढ़ेंगे। वर्ण के बीच असमानता है। असमानता इसमें क्या है कि बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लोग भेदभाव इतना करते हैं, छुआछूत करते हैं। छुआछूत की बहुत भावना इसमें रहती है, लेकिन इसमें छुआछूत की ज़्यादा भावना में नहीं रहती है। जाति, धन और वर्ण कुछ होता है, इसके बीच असमानता होती है, ठीक है ना। आगे देखिए जाति पर राजनीति का प्रभाव। जाति पर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। 1967 में 1967 तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से 67 तक हमारे यहाँ जो सत्ता में थे केवल सवर्ण लोग थे, ठीक है ना। उसके बाद 67 से 70 तक दलितों ने संघर्ष किया और क्या किया, अपनी दलित पार्टियां बनाई। सवर्ण पार्टियां भी हो गई, दलित पार्टियां भी हो गई। अब यहाँ जो होता है, दलितों को लगने लगता है कि हम अलग हैं, हम इन जैसे नहीं है, तो वो लोग अपना एक पार्टी बनाते हैं जो राजनीतिक विभाजन का स्वरूप लेती है। राजनीतिक विभाजन हो गया, इनको यहाँ से अलग करेंगे तो यहाँ पर भी एक अपना अलग पार्टी बनाएंगे ना, तो वही हो जाता है राजनीतिक विभाजन। सामाजिक विभाजन के बाद राजनीतिक विभाजन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं सामाजिक विभाजन के तत्व। सामाजिक विभाजन के तत्व कौन कौन से। आगे देखिए राष्ट्रीय जो तत्व है ना, किसी भी देश का सर्वोपरि होता है। जैसे अपने देश का हम लेते हैं, भारत का सर्वोपरि। जैसे कोई बिहार है,
बिहार में कोई रहने वाला है उसको कहेंगे हम बिहारी, उसको तो कहेंगे बिहारी, लेकिन सबसे पहले वो भारतीय है, उसके बाद से बिहारी है, ठीक है ना। सबसे पहले भारतीय है। कहने का मतलब है कि आप बिहार में हैं तो बिहार में ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बंगाल वाला भी आएगा तब इसको रोक नहीं सकते हैं। ना तो बंगाल वाले बिहार वाले को रोक सकते हैं, ना बिहार वाले बंगाल वाले को रोक सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, उसके बाद से बंगाली, बिहारी, गुजराती, असमी जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल का जो बंगाली होगा लेकिन सर सबसे पहले भारतीय होगा, उसी तरह से असम का आसामी होगा लेकिन सबसे पहले भारतीय होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सामाजिक विभाजन का पहला तत्व। आगे देखिए राजनीतिक दल, दूसरा होता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का कोई राजनेता होता है, छोटी राज्यों में कोई राजनेता होता है, केंद्र से संवैधानिक दायरे में केंद्र से कुछ शक्तियां मांगता है, कुछ अल्पसंख्यक लोगों के लिए या बहुसंख्यक लोगों के लिए जैसी भी शक्तियां मांगता है जो संवैधानिक दायरे में होता है वो केंद्र सरकार उसको दे सकती है, केंद्र सरकार उसको दे सकती है, ठीक है ना। दूसरा हो जाता है जाति विशेष, किसी जाति विशेष के लिए बहुत ज़्यादा शक्तियां मांग लेंगे जो केंद्र देने में असमर्थ हो जाता है, तो इसे सामाजिक विभाजन का जन्म होता है, ठीक है ना। तीसरा है सरकार में देखिए दलितों को मांग के पूरी करना, सरकार का काम है दलित जो मांग रहे हैं एक दायरे में उनके दलितों को मांग को पूरा किया जाए, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। आगे देखिए ताकत के दम पर एकता नहीं होता है, बिखराव होता है। अगर ताकत के दम पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार चाहेगी कि हमारे देश में एकता हो जाए तो एकता नहीं होगा, बल्कि एकता की जगह पर क्या होगा, बिखराव होगा। आगे देखिए जातिगत असमानता है, जातिगत, उसके बाद से वर्ण वाला पढ़ेंगे, पहले जातिगत पढ़ते हैं। जातिगत असमानताएं में होता है कि एक जाति के लोग, किसी एक जाति के लोग अपने ही जाति वाले से शादी करते हैं, अपने ही जाति वाले से शादी विवाह करते हैं। उनका खान पान एक जैसा रहता है, संस्कृति एक जैसा रहता है और पेशा भी लगभग एक जैसा रहता है। कि कला संस्कृति जो भी होगा, खान पान होगा, पेशा भी एक ही होता है। ये एक विशेष समुदाय में रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर इनके समुदाय वाला कोई लड़का या लड़की दूसरे समुदाय वाले से शादी कर लेता है तो उनको इस समुदाय से बाहर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है ना। और उनके साथ कोई भी इस समुदाय वाला विवाह नहीं करता है, ठीक है ना। आज भी हमारे देश में ऐसे होती है प्रथा। चलिए आगे देखिए जातिगत असमानता आप लोग पढ़ लिया, ठीक है। आगे देखिए वर्ण व्यवस्था में कहेंगे कई जातियाँ समाहित होती है, एक वर्ण में कई जातियाँ समाहित होती है। एक जाति में कोई यहाँ पर एक ही जाति थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ण में बहुत सारी जातियाँ समाहित होती है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 बात यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसमें क्या होता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे उच्च होते हैं, और जो वैश्य और शूद्र होता है उसको निम्न कोटि में रखा है। जैसा समाज का कहना है, मेरा कहना है, मेरा कहना है कि सबको समान रूप से देखा जाए, ठीक है। आगे देखिए दलितों में धीरे धीरे जागृति, जब ब्राह्मण और क्षत्रिय ऊंचे हो गए, वैश्य और शूद्र जब नीचे हो गए, तो इन दलितों ने, जो वैश्य और शूद्र यानी जो छोटे जाति के लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को जागृत किया, अपने आप को धीरे धीरे जागृत किया। अब देखिए हैसियत की बात करें तो ऊंची जाति के जो लोग थे उनकी हैसियत सबसे ज़्यादा थी। मध्यम जाति के जो लोग थे उनकी हैसियत कुछ कम है, और निम्न जाति के जो लोग हैं ज़्यादा गरीब है, ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब है। इसमें दलित वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है ना। ये हमारा हो गया हैसियत के आधार पर वर्ण व्यवस्था में, ठीक है। चलिए राजनीति में जाति का क्या महत्व है देखते हैं पहले, ठीक है। आगे विशेष जाति चुनाव जीत में देखिए, मान लीजिए कि कोई विशेष क्षेत्र से हमको चुनाव लड़ना है और वहाँ किसी विशेष प्रकार के जाति के लोग रहते हैं, किसी विशेष जाति के लोग रहते हैं, तो उस जाति के लोग, अगर उस जाति का कोई उम्मीदवार खड़ा होकर के वहाँ से चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतने की संभावना ज़्यादा होगी। वही बात कहा गया कि एक विशेष जाति हो किसी क्षेत्र में, वहाँ पर उस जाति का उम्मीदवार कोई खड़ा हो, उसको जीतने की चांस ज़्यादा रहता है। जातिगत भावनाएं वादे किए जाते हैं, जब चुनाव आता है तो वही होता है, जो उम्मीदवार उठते हैं जातिगत भावनाएं दिखाते हैं कि आप हमारी जाति है, कि हम आपके जाति के हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, अपने जातिगत प्रस्ताव को रखते हैं और बहुत सारे वादे करते हैं। वोटर के बीच जातिगत चेहरा दिखाते हैं कि मान लीजिए आप ए जाति के हैं, हम भी ए जाति के हैं, ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं कि आपके ही जाति के आप हमको ही वोट दीजिएगा। वही कहने का मतलब है वोटर के बीच जातिगत चेहरा। सवर्ण दलितों के प्रति नम्र, सवर्ण और दलितों दोनों के प्रति नम्र होना पड़ता है। चुनाव में केवल दलितों के प्रति या केवल सवर्णों के प्रति नम्र होंगे तो नहीं होगा, यहाँ पर सवर्ण और दलितों दोनों के प्रति नम्र होना पड़ता है। चुनाव में जातीयता का ह्रास देखिए, लेकिन ये बात केवल यही नहीं है कि चुनाव में जातीयता ही सब कुछ है। चुनाव में जातीयता कुछ हद तक अपना मायने रखता है, लेकिन सब कुछ जातिगत व्यवस्था पर यहाँ पर नहीं होती है। प्रत्येक जाति के उम्मीदवार, यहाँ पर प्रत्येक जाति के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी समुदाय में, किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में
किसी विशेष जाति के लोग रहते हैं। तो ये नहीं है कि उस क्षेत्र में केवल उसी जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो कोई भी लड़ सकता है, ठीक है। प्रत्येक जाति के उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। अखिल भारतीय चेहरा जाति विहीन होता है। जो राज्य स्तर पर जो चेहरा आज सामने आता है, जो राज्य स्तर पर जितने भी चेहरे आज तक आए हैं, ये जाति के नाम पर कभी नहीं आए हैं, जाति के नाम पर नहीं होते हैं, उनका जाति विहीन होता है, ठीक है ना। केवल केंद्र सरकार अपने देश के लिए रहते हैं, ठीक है। उनके काम को देख करके आगे लिया जाता है। अखिल भारतीय चेहरा बनाने के लिए काम करना पड़ता है, जाति यहाँ पर मायने नहीं रखती, ठीक है। उम्मीद करते हुए तो समझ में आया होगा। आगे देखिए, जाति के अंदर राजनीति, जाति के अंदर राजनीति भी होती है। जाति के अंदर जब इतना हो गया तो जाति के अंदर राजनीति होगी, इसमें गठबंधन होगा। मान लीजिए कोई छोटी जाति का है, ठीक है, कोई छोटी जाति है, कोई छोटी और कोई बड़ा जाति का है, ठीक है। बड़ा जाति वालों क्या हुआ कि ज़्यादा वोट मिल गया उसको, और लेकिन सरकार बनाने के लिए मान लीजिए कि 10 सीट कम है, 10 सीट कम है सरकार बनाने के लिए, और इस एक छोटी जाति वाले के पास 15 सीट है, एक के पास 7 है, एक के पास 10 है, तो क्या करेगा कि सबको मिलाने की कोशिश करेगा ये 10 वाला मिल जाए, या ये 15 वाला मिल जाए, ये 10 वाला मिल जाए, ये 7 वाला मिले तो कोई एक और मिले जो हमारा ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि यहाँ पर गठबंधन का मतलब यही हुआ कि किसी, मान लीजिए हमारी सरकार नहीं बन पा रही है, समाज की सरकार नहीं बन पा रही है, तो किसी दलित को गठबंधन में लेकर के बनाया जा सकता है। वही हुआ जाति के अंदर राजनीति में पहला हुआ गठबंधन। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की मदद। अब दलित आपके साथ क्यों जाएगा, दलित आपके साथ क्यों जाएगा? आप सवर्ण है, वो दलित है, दलित के साथ क्यों जाएगा सवर्ण? सवर्ण के साथ दलित क्यों जाएगा? तो सवर्ण जो बड़ी पार्टी होगी वो छोटी पार्टी को कहेगी कि दलित जो है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उस सब की मदद करेगा, उसको कुछ मंत्रालय दे देगा, ठीक है। अपने पास कुछ मंत्रालय रहेगा, कुछ मंत्रालय उसको दे देगा। इस प्रकार से क्या होगी, सरकार बन जाएगी और दलितों को भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जगह मिल जाएगा, भूमिका मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, धर्म सांप्रदायिकता एवं राजनीति। धर्म सांप्रदायिकता, राजनीति में धर्म का क्या मायने, यहाँ पर किसका क्या रोल है देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें धार्मिक आधार पर सही गलत का फैसला के बाद पार्टी का गठन। महात्मा गांधी भी यही बात बोले थे, धार्मिक आधार पर सही गलत का फैसला लेने के बाद, धार्मिक आधार पर कोई ये बात नहीं है कि केवल हिंदू धर्म के आधार पर अच्छा है तो अच्छा है, इस्लाम धर्म के आधार पर अच्छा है तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन जो भी रहे चाहे रह सकते हैं, ठीक है ना। तो धार्मिक के आधार पर सही गलत का फैसला लेकर के पार्टी का गठन किया जाए, जिसमें अल्पसंख्यक की रक्षा की जाए। अल्पसंख्यक जो है, आर्थिक दंगे, जो सामाजिक सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सामाजिक दंगे होते हैं, उसमें ज़्यादा है सांप्रदायिक दंगा में अल्पसंख्यक भी होते हैं ना, अल्पसंख्यक की देख रेख कोई नहीं करता है, अल्पसंख्यक बहुत बुरी तरह से इसमें कुचले जाते हैं। उन अल्पसंख्यक की रक्षा सांप्रदायिक दंगों से की जाए। आगे देखिए, आगे एक विशेष है धर्म संप्रदाय में पारिवारिक कानून में महिलाओं को शोषण किया जाता है। हर क्षेत्र में कोई भी धर्म हो, हम ये नहीं करें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कोई भी धर्म हो, महिलाओं के साथ बहुत ही शोषण किया जाता है, ठीक है ना। उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। अब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले नहीं निकलने दिया था। लेकिन राजनीति में अभी भी वही है। महिला सुरक्षा कानून, महिलाओं के सुरक्षा का कानून लाया जाए, महिलाओं के सुरक्षा का कानून लाया जाए। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो देश है ना, धर्म के अनुसार नहीं चल सकता है। कोई भी देश हो, कोई बड़ा देश हो, छोटा देश हो, धर्म के अनुसार नहीं चल सकता है। अगर केवल हिंदू ही हो जाए भारत में तब भी देश नहीं चलेगा, केवल इस्लाम हो जाए तो यहाँ पर नहीं चलेगा। जिसमें पाकिस्तान आज इस्लामिक कंट्री है, क्या वहाँ पर गृह युद्ध नहीं होता है? आपस में शिया सुन्नी जैसे बहुत सारे लड़ाई होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धर्म एक गंदा विचार है, राजनीति से दूरी बनाए रहना चाहिए। धर्म और राजनीति में कुछ दूरी होनी चाहिए। धर्म अपने जगह पर ठीक है, लेकिन राजनीति अपने जगह पर है। आज देश का विकास नहीं होगा। अगर धर्म के आधार पर राजनीति की जाएगी तो देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास करने के लिए धर्म को अपने जगह पर और राजनीति को अपने जगह पर रहना चाहिए। चलिए आज का था ये वीडियो, इसका एक पार्ट 2 आएगा, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जो पढ़ना है पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।